नमस्कार दोस्तों, फिर से मौजूद है आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी, एक नई चैप्टर की शुरुआत के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ। पहला जो चैप्टर है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ये जो चीज़ें चलाई जा रही हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही हैं। चैप्टर नंबर 2 को शुरुआत करने से पहले एसिड बेस एंड सोल्ट, दूसरे चैप्टर का नाम क्या है भाई? एसिड बेस एंड सोल्ट। तो हमेशा की तरह फिर से वही 4 लाइनें इस चैप्टर को शुरू करने के लिए। जैसे जैसे सेपरेट टॉपिक्स बनाए जाएंगे तो आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग कंटेंट डिलीवर करते हुए नजर आएंगे। आज जो सेक्शन पढ़ाया जाएगा डेट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एसिड्स। के एसिड्स होते क्या हैं, तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपका मन को लाइटर नोट पे ले जाने के लिए फिर से 4 लाइनें हैं आपसे। ये 4 लाइनें उन लोगों के लिए है जो प्यार मोहब्बत में किसी भी तरीके से फंस जाते हैं। तो ये 4 लाइनें उन लोगों को डेडिकेटेड हैं। गालिब से पूछा गया, किससे पूछा गया? किसी गालिब से। गालिब से पूछा गया, प्यार एक तरफा होना चाहिए या दोनों तरफ से? भाई किसी ने क्वेश्चन किया गालिब से, क्या क्वेश्चन किया कि गालिब से पूछा गया प्यार एक तरफा होना चाहिए या दोनों तरफ से। तो गालिब ने थोड़ा सोचने के बाद बताया, एक तरफा प्यार जो है वो एक तरफा ही खूबसूरत है, दो तरफा होने पे कभी कभी शादी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। गालिब से पूछने पे कहा गया है भाई प्यार एक तरफा होना चाहिए या दो तरफा, तो गालिब ने सीधा सा आंसर दिया कि प्यार हमेशा एक तरफा होना चाहिए, क्योंकि अगर दो तरफा हो गया तो हो सकता है उस व्यक्ति की क्या हो जाए, शादी हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ पसंद आई होगी। वीडियो सेक्शन के बीचों बीच आज बहुत सारे हंसी मजाक भी किए जाएंगे, अलग अलग प्रकार की शायरियाँ चुटकुले आपके बीच में पेश की जाएंगी। तो एक बार वीडियो सेक्शन को शुरू कर देते हैं, जिस चीज़ के लिए हम यहाँ मोटे मोटे रूप के लिए मौजूद हुए हैं। दैट इज़ कॉल्ड, आपकी चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सोल्ट। सेपरेट सेक्शंस बनाए जाएंगे, 3 सेक्शंस में ये चैप्टर आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। एसिड क्या होते हैं, आपके बेसेस क्या होते हैं, आपके सोल्ट्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए आपको सेपरेटली एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। तो ये जो वीडियो सेक्शन है ये कंप्लीट रूप से, पूर्ण रूप से किसके लिए डेडिकेटेड है? सिर्फ एसिड्स के लिए। किसके लिए भाई? सिर्फ एसिड्स के लिए, कि एसिड्स होती क्या हैं। एसिड को डिफाइन करने से पहले आपको छोटी क्लासेस की तरफ लेके चलता हूँ। जब आपने पहली बार जीवन में एसिड्स के बारे में पढ़ा, जब आप छोटे हुआ करते थे तो आपने बचपन में पढ़ा होगा एसिड वो स्पीसीज होती है जिसका जो स्वाद है कैसा रहा होगा, विच आर श्योर इन टेस्ट। ऐसी चीज़ों को आप केमिस्ट्री में कहते थे एसिड कह सकते थे। मतलब बेस किसके आधार पे? टेस्ट के आधार पे आपने एसिड्स को पहली बार पढ़ा। उस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए जिस चीज़ की सहायता ली गई डेट इज कॉल्ड क्लासिकल कंसेप्ट। उस कंसेप्ट को आप क्या कह सकते हो? क्लासिकल कंसेप्ट कह सकते हो, ट्रिवियल कंसेप्ट कह सकते हो। सही है जी, ट्रिवियल कंसेप्ट कह दो, क्लासिकल कंसेप्ट कह दो। इसके आधार पे आपको पूछा जाएगा कि एसिड होती क्या है। जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था उसी कंसेप्ट को आप क्या कह सकते हो? ट्रिवियल कंसेप्ट कह सकते हो, क्लासिकल कंसेप्ट कह सकते हो, या ऑपरेशनल कंसेप्ट कह सकते हो। ये सभी कंसेप्ट्स किसके लिए होंगे? एसिड्स के लिए। किसके लिए भाई? एसिड्स के लिए। तो इन कंसेप्ट्स के अनुसार क्या माना जाता है? A compound or a substance is said to be acid, is said to be acid when it would show following characteristics। भाई ये कुछ विशेषताएं हैं क्लासिकल कंसेप्ट या ऑपरेशनल कंसेप्ट के अनुसार। अगर कोई कंपाउंड या कोई सब्सटेंस या कोई सॉल्यूशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता हुआ नजर आएगा तो आप कह सकते हो कि वो क्लासिकल कंसेप्ट के अनुसार क्या रहा होगा भाई? एसिड रहा होगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, शोज लिटमस टेस्ट। लिटमस पेपर सेपरेटली पढ़ेंगे भाई, इंडिकेटर्स की जो क्लास है वो आपको सेपरेटली पढ़ाई जाएगी। शोज लिटमस टेस्ट, डेट इज एसिड क्या करती है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देती है।
अगर एसिड रही होगी, अगर वो उसके एक्वस सॉल्यूशन में किसी भी प्रकार की या उस सब्सटेंस के अंदर किसी भी प्रकार की अगर एसिडिक प्रॉपर्टी रही होगी तो आपको क्या शो करके दिखाएगा, लिटमस टेस्ट शो करके दिखाएगा। दूसरा, टेस्ट के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट। भाई चखने से पता चले कि ये चीजें कैसी हैं, खट्टी, जिसमें स्वाद खट्टा हो उस चीज को पहले के समय में क्या माना गया, एसिड। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल आपका कर्ड होता है, खट्टा होता है चखने में, तो कह सकता हूं मौजूद रही होगी उसके अंदर कौन सी एसिड, लैक्टिक एसिड। लेकिन कुछ समय बाद जो ये टेस्टिंग का फिनोमिना है, चखने के आधार पे एसिड की डेफिनेशन को डिफाइन करना बंद कर दिया गया। भाई ये तो साधारण एसिड है, नॉर्मल एसिड है, हो सकता है मैं कहूँ सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज़ ए हाईली कंसनट्रेटेड एसिड, मैं कहूँ नाइट्रिक एसिड। भाई ये सभी एसिड क्या हैं, डेंजरस हैं। इसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। तो इसीलिए जो टेस्ट का फिनोमिना था एसिड को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको कुछ समय बाद क्या कर दिया गया, पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। इसकी जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, जो एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन है कि एसिड होती क्या है, उसके लिए आपको सेपरेटली अलग से इसी वीडियो सेक्शन में वो चीज़ पढ़ाई जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी उसके पास क्या होनी चाहिए, भाई अगर उसके सॉल्यूशन में क्या है, भाई एसिड है, तो आपको पता है किसी का भी अगर आप सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या मौजूद होती हैं, आयंस मौजूद होती हैं। जैसे ही आप किसी का एक्वस सॉल्यूशन तैयार करेंगे और आयंस के पास टेंडेंसी होती है क्या कंडक्ट करने की, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की। तो कह सकता हूँ अगर इसके सॉल्यूशन में किसी भी प्रकार का एसिडिक बिहेवियर रहा होगा तो एसिडिक बिहेवियर में आपकी सॉल्यूशन में क्या मौजूद रही होंगी, आयंस, और आयन फ्री होंगी तो आसानी से क्या कर सकती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती हैं। देयर कौन, भाई एसिड, देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, बिकॉज आयंस आर फ्री टू मूव। भाई कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन रहा होगा तो उसमें पक्का है कि सॉल्यूशन के अंदर एसिड्स की आयन मौजूद रही होंगी, और आयन कौन सी फॉर्म में मौजूद रही होंगी, फ्री फॉर्म में। और फ्री फॉर्म में होने की वजह से उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, अगर वो एसिडिक कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा होगा तो। चौथा क्या कह सकते हैं भाई, अगर कोई चीज़ एसिड है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को पूर्ण रूप से ख़त्म किया जा सकता है, किससे, उसमें बेस डाल दो। तो भाई एसिड की प्रॉपर्टी ख़त्म तब होगी जब उसके अंदर सॉल्यूशन में कैसी प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडेड रही होंगी, एसिड्स की, तभी जाके वो किसके साथ रिएक्ट करेगी, बेस के साथ। द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड the property of acid is completely destroyed by addition of a base। भाई किसी का सॉल्यूशन एसिडिक होगा तभी तो वो किसके साथ रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा, बेस के साथ, तभी उसकी प्रॉपर्टी को पूर्ण रूप से किससे खराब किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, बेस के माध्यम से खत्म किया जा सकता है। तो ये कुछ एक वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो पहले आपको पढ़ाई जाती थी 7th 8th 9th क्लास के अंदर। डेट कंसेप्ट को क्या कह सकते हो, ओल्डर कंसेप्ट कह सकते हो, ट्रिवियल कंसेप्ट कह सकते हो, या फिर आप आसानी से क्या कह सकते हो भाई, आप क्या कह सकते हो, ऑपरेशनल कंसेप्ट कह सकते हो। पांचवा, अगर किसी एसिड को आपने एक्टिव मेटल के साथ ट्रीट किया, एक्टिव मेटल्स वो होती हैं जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी बहुत अधिक होती है, अगर उनको भी आपने एसिड के साथ ट्रीट किया तो हो सकता है आपके सॉल्यूशन के अंदर कौन सी गैस इवोल्व होती हुई नजर आए, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस इवोल्व तब होगी सॉल्यूशन से जब आपका सॉल्यूशन कैसा रहा होगा, एसिडिक। ऑन ट्रीटमेंट विद एक्टिव मेटल, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस टेक प्लेस। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज़ है, अगर ऐसे गुण किसी में भी नज़र आते हैं
तो उस चीज़ को आप आसानी से क्या कंक्लूड कर सकते हो, ऑपरेशनल कंसेप्ट के अनुसार एसिड कह सकते हो। तो ये पहला कंसेप्ट था जो ऑपरेशनल या क्लासिकल कंसेप्ट था। दिस इज़ अ बिल्कुल कह सकते हो बेस है, बिल्कुल साधारण रूप में आपके लिए ये पेश किया गया है, इट इज़ ए बेस। लेकिन कुछ समय बाद इस डेफिनेशन को, इस कंसेप्ट को क्या कर दिया गया, ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। क्यों भाई, ये जो कंसेप्ट है वो ज़्यादातर किसके ऊपर फोकस कर पा रहा था, टेस्ट के ऊपर। अब हर चीज़ को तो मैं क्या नहीं कर सकता, टेस्ट नहीं कर सकता, ना सल्फ्यूरिक एसिड का टेस्ट बता सकता, ना नाइट्रिक एसिड का, क्योंकि दीज आर हाईली टॉक्सिक, क्या कह सकता, टॉक्सिक कंपोनेंट हैं, या फिर कह सकते हो हाईली डेंजरस चीज़ें हैं, क्योंकि आपकी जो स्किन है उसको क्या कर सकती हैं, ये प्रभावित कर सकती हैं। हो सकता है इसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो क्या हो जाए भाई, डैमेज हो जाए। तो इन चीज़ों को मैं टेस्ट के आधार पे आसानी से क्या नहीं कर सकता, डिफाइन नहीं कर सकता। तो इसके लिए एक नया कंसेप्ट तैयार किया गया, उस कंसेप्ट को आपको आगे पढ़ाया जाएगा, डेट इज कॉल्ड अर्हेनियस कंसेप्ट। क्या, कौन सा कंसेप्ट था भाई, अर्हेनियस कंसेप्ट। अब सुनना है ध्यान से कि अर्हेनियस ने क्या कहा। अर्हेनियस नाम का व्यक्ति था, उसने लगभग 1884 के आसपास, कौन, कब भाई, अगला जो कंसेप्ट है अर्हेनियस कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट, अर्हेनियस कंसेप्ट फॉर एसिड्स। ऐसा नहीं है सिर्फ एसिड के लिए ही दिया था, बेस के लिए भी दिया था। कब दिया था, लगभग नियर अबाउट 1884 के आसपास। कब दिया गया भाई, 1884 के आसपास। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, फिर भी थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अर्हेनियस जो कंसेप्ट होता है उसके अनुसार एसिड होती क्या है। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कंसेप्ट, acids is defined as, कैसे भाई, those species, atom, molecule या ion, those species which have, those species which have tendency to give H positive ion इन देयर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। अगर ये शब्द नहीं लिखा, ये परिभाषा गलत है, अधूरी है। ये क्या कह रहा है, एक ऐसी स्पीशीज जो सॉल्यूशन में H+ दे सकती हो, लेकिन वो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, तभी जाके वो किसकी तरह बिहेव कर सकती है, एक एसिड के इधर है। दो स्पीशीज विच हैव टेंडेंसी टू गिव H पॉजिटिव आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन इज कोल्ड एज एसिड। पेपर के अंदर 10th क्लास के बोर्ड के अंदर आपको ये परिभाषा इस्तेमाल करनी है, किसके लिए, एसिड्स के लिए। किसके लिए भाई, एसिड्स के लिए। ऐसी स्पीशीज जिसके पास H+ आयन देने की क्षमता हो। अब H+ आयन किस में दे, अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ऐसी चीज़ों को केमिस्ट्री में क्या कहा जा सकता है, एसिड कहा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपने एक्वस सॉल्यूशन शब्द इस्तेमाल नहीं किया तो वो एसिड की तरह बिहेव नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, आपने दो चीज़ें पढ़ी होंगी, देखने में एक जैसी ही लगती होंगी, HCl गैस, डेट इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। देखने में लगता है कि इसके पास भी H है तो ये H दे देगी, ऐसा कुछ लोग कर देते हैं। भाई ये H+ आयन रिलीज नहीं करवा सकती। क्यों, क्योंकि आपने, इसके पास H+ है जरूर, लेकिन वो H+ रिलीज नहीं हो सकता क्योंकि आपने माध्यम कैसा नहीं रखा, एक्वस। अगर इसी गैस को उठाकर मैं किस में डाल दूं, किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, किसके अंदर, किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, अब ये किस में कन्वर्ट हो गई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। कई बार पूछ लेता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनती कैसे है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनेगी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को पास करवा दिया जाए किसी एक्वस सॉल्यूशन से, तब जाके वो किस में कन्वर्ट होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। तो अब कह सकता हूँ कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एक्वस माध्यम के अंदर, ये रहा वो शब्द, अब जाके ये सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करवा सकती है, H+ आयन प्रोड्यूस करवा सकती है। और जो स्पीसीज सॉल्यूशन में H+ आयन प्रोड्यूस करे उस चीज़ को आप केमिस्ट्री में क्या कह सकते हो, एसिड कह सकते हो। तो HCl का एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, वेयर एज हाइड्रोजन क्लोराइड
जो है वो क्या नहीं रही होगी भाई, एसिडिक नहीं रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ मीनिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा, ये चीज़ आपको यहाँ तक क्या हो चुकी होगी, क्लियर हो चुकी होगी। अलग से सेपरेट टॉपिक पढ़ाया जाएगा कि एसिड्स का पता करने के लिए अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं, पीएच पेपर होता है, तो उनके आधार पे आपको अलग अलग प्रकार से सेपरेट वीडियो सेक्शन के माध्यम से समझाने की कोशिश की जाएगी। तो फिलहाल आप ये समझें कि एसिड होती क्या है, पुराने कंसेप्ट के अनुसार ये, अर्हीनियस कंसेप्ट के अनुसार ये। अगला क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है, इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि एसिड सिर्फ कितने H+ दे रही है, एक। ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा एक ही H+ दे, एक से ज़्यादा भी H+ दे सकता है। तो कह सकता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, एसिड्स की भी क्या की जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। कितने प्रकार की एसिड्स हो सकती हैं, ये चीज़ें आपको कंप्लीट पता होनी चाहिए, तभी जाके आप आसानी से किसी चीज़ को क्या कर सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो, क्लेरिफाई कर सकते हो। तो पहली जो क्लासिफिकेशन होती है किसी भी एसिड की, डेट इज बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन नेचर, नेचर के आधार पे। किसके आधार पे भाई, नेचर के आधार पे। दो प्रकार की एसिड्स देखी गई हैं, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड्स और दूसरी कौन सी होती है, इनऑर्गेनिक एसिड्स। देखो भाई नेचर्स के आधार पे अगर बात की जाए तो पहली एसिड होती है दैट इज ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरी एसिड कौन सी होती है भाई, इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऐसी एसिड्स विच आर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपोनेंट, मीन्स लिविंग कंपोनेंट से एसिड्स अगर आप प्राप्त कर सकते हैं तो ऐसी एसिड्स को आप ऑर्गेनिक एसिड्स कह सकते हैं। इसका मतलब ऑर्गेनिक एसिड क्या होंगी भाई, ऑर्गेनिक एसिड्स, दोज एसिड्स आर said to be organic, are said to be organic acid which are obtained from living plant and animal। भाई ऐसी एसिड जो किसी प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन्ड की जा सके इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ऐसी एसिड जो किसी लिविंग कंपोनेंट से ऑब्टेन की जा सकती हो उस एसिड को आप कौन सी एसिड कह सकते हो, ऑर्गेनिक एसिड कह सकते हो। उदाहरण के लिए सम, इसका मतलब अगर मैं ऑर्गेनिक एसिड की बात करूं तो ये एसिड्स आपको ज़्यादातर कहाँ मिलेंगी, नेचर के अंदर। इसीलिए ऑर्गेनिक एसिड्स को मैं क्या कह सकता हूँ, नेचुरल अकरिंग एसिड्स कह सकता हूँ। सो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, सो ड्यू टू दिस रीजन, कौन सा रीजन, ऊपर वाला, कि लिविंग प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन हो रही है, इसी वजह से। सो ड्यू टू दिस रीजन organic acids are also called as natural occurring acids। कई बार पेपर में पूछ लेता है राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ नेचुरल अकरिंग एसिड्स। भाई ऐसी एसिड जो नेचुरली अकर हों, किससे, आपके लिविंग कंपोनेंट से या नेचर से। तो कह सकता हूँ नेचर में मेजर रोल किसका होता है भाई, प्लांट या एनिमल का। तो नेचुरल अकरिंग जो एसिड्स होती हैं उन्हें केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक एसिड्स कहा जाता है। मुझे कैसे पता चले कौन कौन सी नेचुरल अकरिंग एसिड्स हैं, सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स आर गिवन बिलो। कुछ नेचुरल अकरिंग एसिड्स जो पेपर में पूछी गई हैं और जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसी एसिड्स जो प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन होंगी, सच एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड्स। पहचानने का सबसे साधारण तरीका, भाई प्लांट की अगर बात की जाए तो प्लांट जो होता है उससे आपके अलग अलग फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ऑब्टेन होती हैं। तो कह सकता हूँ उन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के अंदर जो एसिड्स मौजूद रही होंगी वो कैसी एसिड्स रही होंगी, ऑर्गेनिक एसिड कह सकता हूँ भाई। जैसे एप्पल की बात कर लेता हूँ, किसकी बात कर लेता हूँ, एप्पल इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट कह सकता हूँ। तो प्लांट से एसिड हमने ऑब्टेन की।
अब प्लांट्स के ऊपर कौन लगा, एप्पल, और एप्पल के अंदर कौन सी एसिड होती है, डेट इज कॉल्ड मैलिक एसिड। भाई आए हुए हैं पेपर के अंदर, तो ये एसिड्स आपको ध्यान हो जानी चाहिए, उम्मीद करता हूँ। दूसरी जो एसिड होती है डेट इज टेमारिंड। टेमारिंड की अगर बात की जाए तो देसी भाषा में अपने क्या कहा जाता है भाई, इमली कहा जाता है। और इमली या टेमारिंड के अंदर जो एसिड मौजूद होती है डेट इज कॉल्ड टार्ट्रिक एसिड। कौन सी एसिड भाई, टार्ट्रिक एसिड। ऐसे ही आपका टमाटर होता है, टमेटो, टमेटो के अंदर जो एसिड मौजूद होती है डेट इज कॉल्ड ऑक्जेलिक एसिड। सही है भाई, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो रही होंगी। ऑक्जेलिक जो एसिड होती है उसका फॉर्मूला होता है COH, COH, फॉर्मूले साथ साथ ध्यान रखने हैं भाई, COH, COH, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऐसे ही आपका नींबू होता है लेमन, लेमन के अंदर जो एसिड मौजूद होती है डेट इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6, एक मिनट भाई, सिट्रिक एसिड जो होती है उसका फॉर्मूला होता है आपका सिट्रिक एसिड की अगर बात की जाए, जो ये कंपोनेंट हैं इनके अंदर अलग अलग प्रकार की, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड, टमाटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड, टेमारिन जो होता है उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड, और एप्पल के अंदर कौन सी एसिड रही होगी भाई, आपकी मैलिक एसिड मौजूद रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आपका जो मिल्क होता है, शोरिंग ऑफ मिल्क, जब दूध फट जाता है या खट्टा हो जाता है उसके अंदर जो एसिड मौजूद होती है डेट इज लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3 CHOH COOH। सही है भाई, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ क्या हो चुकी होगी, क्लियर हो चुकी होगी। सिट्रिक एसिड होती है, ऑक्जेलिक एसिड होती है, टार्ट्रिक एसिड होती है, मैलिक एसिड होती है, ऐसे ही बहुत सारी क्या मौजूद होती हैं, आपकी एसिड्स मौजूद होती हैं। तो आपको ये पता करना है जो स्पिनिच होता है, क्या होता है स्पिनिच, उसके अंदर कौन सी एसिड मौजूद रही होगी, तो वो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके, क्योंकि ये जो एसिड्स हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हो चुकी हैं। इसके बाद कुछ ऐसी एसिड्स होती हैं जो एनिमल से भी ऑब्टेन की जा सकती हैं, जैसे स्टिंग ऑफ हनी बी, स्टिंग ऑफ हनी बी, या फिर जो आपका जो स्टिंग होता है किसका, आंट्स का, उसके द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली जो एसिड्स, ये तो भाई कुछ प्लांट से ऑब्टेन हो रही थी, कोई किसी से ऑब्टेन हो रही थी, तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ तक जो चीज़ें थी वो प्लांट तक ऑब्टेन हो रही थी। अब ऐसा भी हो सकता है कोई एसिड एनिमल से ऑब्टेन हो, तो उन एसिड्स को जब आपको मधुमक्खी काट जाती है, कोई रेड आंट काट जाती है, तो कौन सी एसिड इंजेक्ट कर जाती है आपके शरीर के अंदर, फॉर्मिक एसिड, या फिर इस फॉर्मिक एसिड को ही IUPAC नोमेनक्लेचर के अनुसार आप क्या कह सकते हो, मिथेनोइक एसिड कह सकते हो। फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए भाई, HCOOH, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मिथेनोइक एसिड, या फिर क्या रहा होगा, फॉर्मिक एसिड। ऐसे ही एक प्लांट होता है डेट इज कॉल्ड लीव्स ऑफ नेटल प्लांट। क्या होती है भाई, लीव्स ऑफ नेटल प्लांट। नेटल प्लांट नाम का एक पौधा होता है, उसके पास भी जैसे ही मान लो किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में उसके स्पाइन से होते हैं, जैसे आपने कैक्टस देखा होगा उसके स्पाइन काटे होते, जैसे ही वो कोई कांटेक्ट में आएगा तो वो अपने स्पाइन से दूसरे के अंदर कौन सी एसिड इंजेक्ट कर देता है, डेट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। कौन सी एसिड इंजेक्ट कर देता है भाई, फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कुछ एक एग्जाम्पल ऐसी एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल विद एग्जाम्पल, ये चीज़ें आपको यहाँ तक क्या कर रही होंगी, क्लिक कर रही होंगी। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक एसिड यही हैं, बहुत सारी ऑर्गेनिक एसिड्स होती हैं। इसके बाद जो दूसरी एसिड्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो एक बार इनऑर्गेनिक एसिड्स को एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आपको मिक्स पढ़ाई जाएंगी कि ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन सी हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स कौन सी हैं, कौन सी एसिड वीक होती है और कौन सी एसिड स्ट्रॉन्ग होती है। तो उसी चीज़ को समझने के लिए अगला जो टॉपिक डालते हैं हम इसके अंदर, डेट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स। दूसरी एसिड्स कौन सी होती है भाई, इनऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे ऑर्गेनिक होती हैं वैसे ही दूसरे प्रकार की क्या होती हैं, इनऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑब्टेन नहीं हो। अब की बार जो एसिड्स हैं
वो कहाँ तैयार की जाएंगी, लैब्स के अंदर। सिंथेसाइज्ड एसिड होंगी जो लैब में बनाई जाएंगी, नेचुरल अकरिंग नहीं होंगी। या फिर कह सकते हो किसी अर्थ क्रस्ट से या मिनरल सरफेस से ऑब्टेन हो, सच एसिड्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो क्या कह सकता हूँ, दोज एसिड्स विच आर obtained from earth crust is called इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऐसे एसिड्स जो अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन होती हुई नजर आए, कह सकता हूं अर्थ क्रस्ट से अगर कोई चीज ऑब्टेन होगी तो नेचुरली अकरिंग तो हो नहीं सकती, या फिर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से ऑब्टेन्ड हो, तो इनको लैब में क्या किया जाएगा, सिंथेसाइज किया जाएगा। दूसरा, सो सच एसिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज synthesized acid। क्यों? बिकॉज these acids are usually prepared in labs। कह सकता हूं कहां प्रिपेयर की जाएंगी भाई, लैब्स के अंदर। ठीक है, नेचर का इसमें कोई योगदान नहीं होगा, सिर्फ आर्टिफिशियली मैन मेड होंगी। तो कह सकता हूं ऐसी एसिड्स जो सिंथेसाइज्ड हो या लैब के अंदर बनाई जाए या फिर किसी अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन हुई होंगी, ऐसी एसिड्स को आप क्या कह सकते हो, इनऑर्गेनिक एसिड्स कह सकते हो। पीछे वाली प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन हो रही थी, ये किसी अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन होती हुई नजर आएंगी। तीसरा क्वेश्चन, कुछ एसिड जो हैं अभी अभी हमने लिखा फ्रॉम अर्थ क्रस्ट या किसी मिनरल से ऑब्टेन होती हैं, इसीलिए कई बार इनऑर्गेनिक एसिड्स को मिनरल एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पेपर में पूछ लेता है मिनरल एसिड्स क्या होती हैं। इनऑर्गेनिक एसिड अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन होगी और अर्थ क्रस्ट में क्या मौजूद होते हैं, मिनरल्स। तो इन एसिड्स को आप क्या कह सकते हो, मिनरल्स एसिड। दोज एसिड्स, ये इंपॉर्टेंट है भाई, दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, सही है भाई, आर कॉल्ड एज मिनरल्स एसिड। पेपर में कई बार पूछ लेते हैं कि मिनरल्स एसिड हैं कौन कौन सी। एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल एसिड, अलग अलग किताबें अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल को कोट करती हैं। मिनरल एसिड का एग्जाम्पल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4, जिसे क्या कह सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, किंग ऑफ केमिकल्स, या फिर इसका तीसरा नाम क्या होता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है, इसे अम्लों के राजा के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा होता है HNO3, डेट इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड्स। ये मिनरल एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। चौथा, कार्बोनिक एसिड्स, कहाँ मिलती है, पीछे भी पढ़ाया था पहले चैप्टर के अंदर, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर। और पांचवी जो एसिड है डेट इज कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड्स। ये सभी किसका एग्जाम्पल है, मिनरल एसिड्स का एग्जाम्पल है। मोटे मोटे जो हैं इनको माना जाता है आपके नाइट्रिक एसिड तक। दीज आर मिनरल्स एसिड। कई किताबों का लिखना है, ये भी किसका हिस्सा है, मिनरल्स एसिड्स का हिस्सा है। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो लैब के अंदर आपने देखी होंगी, बनाई भी गई होंगी आपके द्वारा कुछ एक केसेस के अंदर जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तब। अब पेपर के अंदर आता है कंबाइंड फॉर्म के अंदर कि दोनों ही एसिड हैं, तो कौन सी एसिड मजबूत होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, और कौन सी एसिड्स वीक होंगी, किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, किसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, ये है वो क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक एसिड्स, स्टेटमेंट मान लो, क्वेश्चन मान लो, कुछ भी मान लो। इनऑर्गेनिक एसिड्स
आर मच स्ट्रोंगर एसिड्स, मतलब मच स्ट्रोंगर एसिड मतलब इसके सॉल्यूशन में H प्लस आयन ज़्यादा मिलेंगे, इसका जो एसिडिक बिहेवियर है वो ज़्यादा मिलेगा। इनऑर्गेनिक एसिड्स आर मच स्ट्रोंगर एसिड्स देन ऑर्गेनिक एसिड्स। मतलब शॉर्टकट में लिखना चाहूँ ट्रिक के लिए तो इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रोंग होती हैं, कह सकता हूँ किससे, ऑर्गेनिक एसिड्स। अब पेपर वाला पूछता है कि इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रोंग क्यों है, तो ये है क्लासिफिकेशन एसिड्स की दूसरी, दैट इज आपके उनके नेचर पे, स्ट्रोंग एसिड और वीक एसिड। इनऑर्गेनिक जो एसिड्स होती हैं वो स्ट्रोंग एसिड होती हैं, और स्ट्रोंग एसिड वो होती हैं जो सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाएं। मतलब क्या कह सकता हूँ, इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रोंग एसिड्स, दैट इज स्ट्रोंग एसिड वो होती हैं, कौन सी, वो स्ट्रोंग एसिड क्या होती हैं, Sa, दोज एसिड्स which are completely dissociated or ionized, those acids which are completely dissociate or ionized in their aqueous solution are called as strong acid। ऐसी एसिड जो अपने सॉल्यूशन में पूर्ण रूप से डिसोशिएट हो जाएं, उन एसिड्स को आप क्या कह सकते हो, स्ट्रोंग एसिड कह सकते हो। और इनऑर्गेनिक एसिड एक प्रकार की क्या है, स्ट्रोंग एसिड है। दूसरा, अगर पूर्ण रूप से डिसोशिएट होंगी तो इन एसिड्स को, स्ट्रोंग एसिड्स को हमेशा सिंगल हेडेड एरो से दिखाया जाता है। द डिसोशिएशन of strong acid, the dissociation of strong acid is always represented by single headed arrow। पेपर में तो सिर्फ आपको छोटा सा लिखना है क्या, कि इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रोंग एसिड होती हैं, किसकी बजाय, ऑर्गेनिक एसिड्स की बजाय। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होती हैं, वीक एसिड होती हैं, और इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होती हैं, स्ट्रोंग एसिड्स होती हैं। अब आपको नीचे इसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि स्ट्रोंग एसिड हैं क्या, जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए अपने सॉल्यूशन के अंदर और सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हुए नजर आओ। जैसे मैं कहूँ सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज़ अ स्ट्रोंग एसिड, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोशिएट होगी, सारे के सारे H प्लस आयन सॉल्यूशन में रिलीज करवा देगी। मैं कहूँ HCl, इट इज़ ऑल्सो ए स्ट्रोंग एसिड, कह सकता हूँ भाई, ठीक है। हायर जब सेक्शंस में हो जाओगे तो स्ट्रोंग एसिड्स को डिफाइन करने के लिए एक वैल्यू होती है, डेट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा। तो स्ट्रोंग एसिड्स के लिए अल्फा की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1। कितनी होगी भाई, हमेशा 1। तो ये और लिख लेते हैं भाई जब डिटेल में कर ही रहे हैं तो। तीसरा, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, द डिग्री ऑफ dissociation of strong acids is found to be equal to 1। इनके लिए जो अल्फा की वैल्यू होगी, अल्फा क्या होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रोंग एसिड्स या फिर इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड कैसे होती हैं, सारी की सारी स्ट्रोंग। इनके लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, हमेशा 1 होगी।
तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होती हैं, इसीलिए कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाती हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की। आपको सिर्फ पेपर में इतना लिखना है कि इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रोंगर एसिड्स देन ऑर्गेनिक एसिड्स। फिर क्या लिखोगे? इनऑर्गेनिक एसिड कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाती हैं, वेयर एज वीक एसिड कैसी होती हैं? पार्शियली डिसोशिएट होंगी। इसीलिए इनऑर्गेनिक एसिड्स का एसिडिक बिहेवियर ज़्यादा होता है, किसकी बजाय? ऑर्गेनिक एसिड्स के बजाय। वेयर एज organic acids whereas organic acids are weak acids in nature. That is, weak acids क्या होती हैं? अब इसको डिटेल में कर लेते हैं। weak acid, those acids, कौन सी? those acids which are पार्शियली डिसोशिएट। पीछे वाली तो पूर्ण रूप से टूट रही थी, ये पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई। विच आर पार्शियली डिसोशिएट और आयनाइज्ड इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कोल्ड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का उल्टा ही करना है भाई। वहाँ कैसे एरो का इस्तेमाल कर रहे थे हम? सिंगल हेडेड एरो का, यहाँ डबल हेडेड एरो का। डिसोसिएशन ऑफ सच एसिड्स इज always represented by डबल हेडेड एरो, दो मुहे तीर से। कैसे मुहे? दो मुहे, जैसे आजकल लोग होते हैं दोगले टाइप, तो वैसा एरो इस्तेमाल करना है, दो मुहा टाइप, बाई डबल हेडेड एरो। तीसरा, पीछे हमने पढ़ा था कि हर एसिड्स की क्या होती है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू होती है। तो इन एसिड्स के लिए जब पूर्ण रूप से टूटी ही नहीं, तो अल्फा की वैल्यू 1 से क्या होगी? कम होगी। फॉर सच एसिड्स कौन सी? ऑर्गेनिक एसिड्स, या फिर क्या कह सकते हो? वीक एसिड्स। फॉर सच एसिड्स द वैल्यू ऑफ degree of dissociation that is alpha is less than 1। इनकी वैल्यू 1 से क्या होगी भाई? कम होती हुई नज़र आएगी। तो उम्मीद करता हूँ ऑर्गेनिक एसिड्स स्ट्रॉन्ग क्यों होती हैं और इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग क्यों होती हैं और ऑर्गेनिक एसिड्स वीक क्यों होती हैं। उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ एसिटिक एसिड। कौन सी एसिड भाई? एसिटिक एसिड। ये है वीक एसिड, डबल हेडेड एरो से दिखाई जाएगी ऐसे। मैं कहूँ हाइड्रोसाइनिक एसिड HCN, ये भी एक वीक एसिड है, ऐसे दिखाई जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं इनऑर्गेनिक एसिड वर्सेस ऑर्गेनिक एसिड। जब सॉल्यूशन में पूर्ण रूप से ये डिसोशिएट हुई ही नहीं, तो सॉल्यूशन में H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या मिलेगी? कम। तो एसिडिक बिहेवियर भी क्या मिलेगा? कम। अब कंबाइंड फॉर्म में लिख देता हूँ एग्जाम्पल्स ऑफ सम एसिड्स। कुछ एक एसिड्स के एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स, जिसमें ऑर्गेनिक भी आ जाएगी और इनऑर्गेनिक भी। अगर पेपर में पूछता है तो ये एग्जाम्पल ऑफ एसिड क्या क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr, HI, HNO3, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HClO4, परक्लोरिक एसिड्स।
परक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो हैं सारी की सारी स्ट्रॉन्ग एसिड। इनको छोड़कर जो बच गई ये सारी क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। इनको छोड़कर जो बच गए वो सारी क्या हैं, वीक एसिड। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीज़ क्लियर हो रही होगी। मैं कहूं कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड है भाई, क्या है, कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड है। H3PO4 मैं कहूं क्या है, वीक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। सही है भाई। अब मैं ऑर्गेनिक के भी एग्जांपल इसी में डाल रहा हूं। मैं कहूं लैक्टिक एसिड, मैं कहूं सिट्रिक एसिड, कुछ एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, कुछ सम एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स। लैक्टिक एसिड मैं कहूं ऑक्जेलिक एसिड, पीछे लिखा है तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला। मैं कहूं टार्टरिक एसिड, ठीक है भाई। दीज आर सम कॉमन एग्जांपल। मैं कहूं बेंजोइक एसिड, कुछ एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। ऊपर वालों को छोड़ दो स्ट्रॉन्ग है, बाकी बची हुई सारी एसिड क्या होंगी, वीक। दीज आर बेंजोइक एसिड। सही है भाई। अलग अलग प्रकार की चीज़ें को आप प्रूव कर सकते हो कि दीज आर एसिडिक इन नेचर। तो ये चीज़ें हैं क्या, किसको दर्शा रही हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ क्या भाई, एसिड के कुछ एक एग्जाम्पल हैं जो आप आसानी से क्या कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे मोटी मोटी बातें की किसके बारे में, कि इनऑर्गेनिक एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड नेचर के आधार पे। दूसरी जो क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाई जाएगी डेट इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। किसकी बेसिसिटी, एसिड्स की बेसिसिटी के आधार पे एसिड कितने प्रकार की होती हैं। फिर आपको क्लासिफिकेशन के बाद पढ़ाया जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, कहाँ कहाँ आपकी एसिड की प्रॉपर्टी को यूज़ किया जा सकता है। फिर आपको पढ़ाया जाएगा रोल ऑफ वाटर इन डिसोसिएशन ऑफ एसिड, की पानी की अहम भूमिका कहाँ है डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स के अंदर। फिर आपको पढ़ाया जाएगा कि डाइल्यूशन करने की वजह से किसी भी एसिड की कंसंट्रेशन पे क्या प्रभाव होगा। और लास्ट जो सेक्शन पढ़ाया जाएगा, हाउ टू डाइल्यूट ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिड, किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कैसे किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये सेक्शन आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नई शुरुआत के साथ, नए उमंग के साथ, नई जोश के साथ। तब तक के लिए आपके दोस्त को आपसे विदा चाहिए। अगर सेक्शंस आपको पसंद आते हैं तो हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचाने की कोशिश करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो उम्मीद करता हूं ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे जाने से पहले फिर से आपके लिए 4 लाइनें, जैसा मैंने वादा किया था, तो फिर से वही 4 लाइनें शादीशुदा लोगों के लिए। कोई शादीशुदा व्यक्ति है जो कार्य करता है, काम करता है, तो उसने क्या कहा अपने बॉस से, वो ध्यान से सुनना है। कर्मचारी, सर मेरी पत्नी 5-6 दिनों के लिए मेरे साथ कहीं घूमने जाना चाहती है, छुट्टी चाहिए। सामने वाला रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मेरी पत्नी मेरे साथ घूमने जाना चाहती है और मुझे 5 से 6 दिनों की छुट्टी चाहिए। उसके बॉस का आंसर क्या है, बॉस कहता है छुट्टी नहीं मिलेगी। तो कर्मचारी कहता है थैंक यू सर। ये सुनकर उसका बॉस बड़ा ही हैरान होता है। क्या कहता है कर्मचारी, थैंक यू सर, मैं जानता था मुसीबत में आप मेरे काम आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से जोक के साथ, छोटे से मजाक के साथ आपको ये वीडियो सेक्शन पसंद आएगा। मिलते हैं एक नई जोश, नई उमंग के साथ। आपका दोस्त, आपका होस्ट फिर से सोनू चौधरी। जय हिंद, जय भारत।